जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में जो भी वैल्यू आती है, जो भी उसका मान आएगा वो सटीक मान होता है, यानी कि उसको लगभग में नहीं लिखते हैं। अप्रोक्सीमेशन में जो भी मान आता है वो लगभग में आता है, अर्थात कि मानकर चलिए कि हम अप्रोक्सीमेशन के प्रश्नों को हल करते हैं तो लगभग 4.98 आ रहा है, तो इसे लगभग 5 मान लेते हैं, या फिर 4.46 आ रहा है तो लगभग इसे हम 4 मान सकते हैं, तो भी सही होगा, ये भी सही होगा। और लेकिन सिंप्लीफिकेशन में यह होता है कि अगर वहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 ही लिखेंगे तब जाकर सही होगा। तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए इसे 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, बोडमास और सर्ड्स एंड इंसिडेंट्स, यानी कि घात एवं घातांक। घात एवं घातांक, इस सब चीजों में क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि सबको मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी स्क्वायर पूछ दिया, कभी क्यूब मिला कर पूछ दिया, कभी फ्रैक्शन पूछ दिया, कभी बोडमास रूल लगा दिया। तो इसमें क्या होता है कि हमें दिक्कतें आती हैं। मानकर चलिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर किसी बच्चे को पता नहीं है, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर किसी को पता नहीं है, 9 का स्क्वायर किसी को पता नहीं है। अगर वो निकालना चाहेगा तो बहुत समय लगेगा। अगर आपको याद है तो 10 का 100 होता है, 5 का 25 होता है, 9 का 81 होता है। तुरंत आप जोड़ करके जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसमें सामान्यतः ये हो गया कि अब ये सब चीज करने के बाद हमें कोई बड़ा डिजिट दे दिया जाए, बड़ी संख्या दे दी जाए कि 25 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 50 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 90 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 67 का कैसे निकालना है, 76 का कैसे निकालना है। तो इन सब चीज़ों में हमें समस्या हो जाएगी। फिर हमें ये चीज़ बहुत देरी से समझ में आएगा। और सिंप्लीफिकेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं, यानी कि 4-5 डिजिट और 4-5 प्लस माइनस भाग और भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, फ्रैक्शन आ गए, जैसे 2.4/8 प्लस 3.4/9 भागा 4 भागा 3 गुणे 2। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसमें हमें पेशेंस रख के बनाने होते हैं। और इस पहला टॉपिक का बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर का, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मानकर चलिए कि 67 यहाँ पे दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है कम समय में। मानकर चलिए कि अगर याद नहीं है, कितना याद कर पाएंगे? अगर 67 का स्क्वायर किसी को याद नहीं है तो बनेगा नहीं, निश्चित रूप से है। लेकिन उसको निकालना है तो फिर 67 का 67 में गुना कीजिएगा, फिर आंसर आएगा। तो इसमें देखिए सबसे आसान तरीका होता है कि जब हम 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि इस वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर इस संख्या का स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर होता है 36, इसका स्क्वायर होता है 49, यानी 49 और इसका 36। अब ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इस संख्या को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। जितना भी डिजिट आता है इसमें और जितना भी डिजिट आता है इसमें लिख लेंगे। फर्स्ट वाला लिखेंगे, सेकंड वाला दूसरा स्थान पे लिखेंगे। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें देखेंगे डिजिट कितना है, 6 और 7 है। तो 6 और 7 का गुना करेंगे, 7 6 के 42 होगा। और इसी 42 को हम लोग फिर 2 से गुना करेंगे, यानी कि 42 + 2 गुना करेंगे तो इसका आंसर होगा 84। 84 इसलिए, यानी कि 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसका यहाँ स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें 2 से गुना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो 36 49 आ रहा है, इस 84 को यहाँ लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़, यानी कि ये ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, यहाँ कोई भी डिजिट यहाँ पे मत लिखेगा, एक अंक छोड़ के लिखेगा, जिसको उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 9 होगा, 4 4 8 8 6 14 होगा और 1 4। तो फिर से जोड़ लीजिएगा, 9 4 4 8 8 6 14 और 3 और 1 4। अब इसमें क्या होता है कि अब हम गुना करके देखते हैं। इतना तो आंसर आ गया, 67 का स्क्वायर इतना आंसर आ गया। अगर हम 67 और 67 में गुना करते हैं तो 7 7 49, 8 से 4, 7 6 के 42, 4 49, सॉरी 7 7 49 के 9, 8 से 4, 7 6 42, 4 46 और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42 के 2, 8 से 4, 7 6 36, 36 4 9 8 4 4।
ये टोटल वैल्यू आ गया। तो यहाँ तो हमें पता हो गया। अब एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि किसी भी 2 डिजिट का संख्या रहे उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही बाकी संख्याओं का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अभी 67 का सीखे हैं, अभी मानकर चले कि और भी डिजिट होंगे, उन डिजिटों को हम लोग स्क्वायर करके निकालेंगे। जैसे 67 हो गया, मानकर चले कि अभी 42 का निकालना है स्क्वायर, 42 का निकालना है, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक वैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, और यहाँ पे हो जाएगा इसका कि रुक एक मिनट, इतना तो हम जानेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मानकर चले कि यहाँ पे 26 का स्क्वायर निकालना है, 26 का स्क्वायर निकालना है, 27 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर निकालना है, 29 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो वैसे ही करेंगे जैसे कि 2 का स्क्वायर तो 0 4। देखिए जब भी अगर 2 डिजिट में नहीं आता है कोई संख्या तो 0 उसके पहले लगा लेंगे, 0 4 यहाँ पे लिख देंगे। 6 का 36 होगा, फिर यहाँ पे 2 और 6 में गुना करेंगे, 2 और 6 में गुना करेंगे तो इसका होगा 12, फिर इसे 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24। तो इस 24 को यहाँ पे लिख देंगे। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे ब्लैंक छोड़िएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दाहिने तरफ से एक अंक छोड़कर लिखिएगा। तो 6 को ऐसे उतार दीजिएगा, 4 3 7 और 4 2 6, 676 आंसर आ जा रहा है। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता नहीं है तो हम कितना स्क्वायर याद करेंगे? 26 27 28 99 120 130 125। तो इन सब का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अभी और भी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। अब क्यूब हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में जैसे कि फ्रैक्शन में शॉर्ट आसान बनाते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे कि 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 2 प्लस 5 7 3 2 ऐसे हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग 24 प्लस 57 और इसके बाद से 3/2 प्लस 3/2 ऐसे हल कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे और बाकी ऐड करेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक रहते हैं, एक स्क्वायर क्यूब हो गया और बाकी वुड मास और शॉर्ट्स एंड इंसिडेंट्स यानी कि घात एवं घातांक रहता है। घात एवं घातांक में और वुड मास में सबसे पहले अगर देखा जाए भी तो सबसे पहले आता है वर्नाकुलम। वर्नाकुलम यानी कि बार। किसी भी अंक के ऊपर या फिर किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो सबसे पहले हम उसी संख्या को हल करेंगे। अगर यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे बॉर्डर यानी कि ब्रैकेट ऐसे ऐसे अगर रहता है तो सबसे पहले करेंगे। O का मतलब ऑफ होता है, D का मतलब डिवीजन होता है, यानी कि सबसे पहले अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन में या फिर किसी भी डिजिट में मानकर चले कि 2 + 4 भागा 2 -3 + 6 ऐसे दिया जाए तो सबसे पहले अगर हम हल करेंगे तो मानकर चले कि सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे वर्नाकुलम। किसी भी संख्या पे जैसे 2 का बार है तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे ब्रैकेट में, यानी कि जो कोष्टक के अंदर होंगे उसी संख्या को हल करेंगे। दूसरे नंबर पे ये हो गया पहले, ये होगा दूसरे। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये ऑफ होता है यानी कि इसका मतलब होता है गुना। चौथा होता है डिवाइड, भाग, ये होता है मल्टीप्लाई, गुना, ये होता है एडिशन, प्लस, और सबसे लास्ट में होता है सबट्रैक्ट यानी कि घटाव। तो इसमें देखना होता है कि पहले नंबर पे जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा रहे उसको पहले नंबर पे हल करना है, दूसरा नंबर पे हल करना है जो ब्रैकेट में रहता है, तीसरा नंबर में ऑफ जो ऑफ है उसको हल करना रहता है, चौथा नंबर है डिवीजन और पांचवा नंबर है मल्टीप्लाई, छठा है एडिशन, सातवां है सबट्रैक्ट यानी कि घटाव। तो सबसे पहले बार किसी संख्या के ऊपर, उसके बाद से आ जाएगा आपका बॉर्डर, उसके बाद आपका आएगा ऑफ यानी कि ऑफ का मतलब होता है का यानी कि गुना, उसके बाद आएगा आपका डिवीजन यानी कि भाग, उसके बाद आएगा आपका गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो ये चीज़ें होती है सिंप्लीफिकेशन में हमें सीखने के लिए, और इन सभी चीज़ों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अधिकांशतः ये हो जाता है कि कई प्रश्न में बार दे दिया जाता है जिसमें से क्या होता है कि प्रश्न हम वहाँ पे आंसर जो लिखते हैं गलत कर देते हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, हालांकि बहुत टाइम हो जाएगा लेकिन हम लोग कुछ प्रश्न
हल करते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित कितने सारे प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न मैं बुक से देखूंगा और प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे काफी आसान मेथड के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बोडमास रूल का फॉलो करते हुए सबसे पहले कुछ प्रश्न हल करते हैं। काफी बेहतर प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है और इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में आता है। शायद ही कोई एग्जाम होगा जिस एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन नहीं आता होगा। तो सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं और सबसे छोटा टॉपिक लेते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन बोडमास रूल के हिसाब से। पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिखते हैं कि 18 गुणित 4 भागे 2 प्लस 9 माइनस 7। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो सबको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, उसके बाद क्या होगा, पहले स्थान पे, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे जोड़ होगा, चौथे पे घटाव होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 18 को ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 होगा प्लस 9 माइनस 7। अब क्या होगा, इसमें और इसमें गुना करेंगे, 36 प्लस 9 माइनस 7। अब क्या होगा कि पहले ये होगा, दूसरे में ये होगा, तो 36 में 9 से जोड़ेंगे, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और उसमें से माइनस 7 करेंगे तो 45 में से 7 अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पे 38 आंसर इसका आएगा। अगर समझ नहीं आया होगा फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि किसी भी संख्या में, किसी भी समीकरण में अगर ऐसे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ गुना है पहला नंबर, यहाँ पे गुना है पहला नंबर, सॉरी अगर किसी भी एग्जाम में ऐसे समीकरण आते हैं तो सबसे पहले भाग, दूसरे गुना, तीसरा जोड़, चौथा घटाव। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग बार इंक्लूड करके देखते हैं कि बार से रिलेटेड कोई प्रश्न है। देखो कि 18 भागे 4 प्लस 2 और इसके ऊपर 12 गुणित 9 माइनस 7, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है कि हमने पढ़ा है, हम सबको पता है कि बोडमास रूल में सबसे पहले वर्नाकुलम होता है, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार रहता है तो उस संख्या को सबसे पहले हल करते हैं। तो 18 भागे 4 और 2 हो जाएगा 6 और गुणित 9 माइनस 7। अब यहाँ पे भाग है तो इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे करेंगे। 6 से 18 भाग देंगे तो यहाँ पे 3 होगा, गुणित 9 माइनस 7 तो 27 में से 7 कम कीजिएगा तो 20 होगा। तो इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है और जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का उतना ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा शुरू से मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, स्ट्रॉन्ग, उसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो उसका, तो वही बच्चा ऐसे प्रश्न हल कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास मैथ में नंबर इंक्रीज तब होते हैं जब हमारे पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी नंबर इंक्रीज होंगी और हम एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ये थे बोडमास पे। अब देखिए सर्ट्स एंड इंसिडेंट्स पे कई सारे प्रश्न बनते हैं। हालांकि मैं ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में सब टॉपिक है, लेकिन मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो स्क्वायर पे एक वीडियो स्पेशल आएंगी, क्यूब पे स्पेशल आएंगी और फ्रैक्शन पे स्पेशल आएगा। और फ्रैक्शन में देखिए सिंप्लीफिकेशन में तो सभी नॉर्मल फ्रैक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें पूछा जाता है कि 2/4, 2/4, 5/4, 3/2। इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है, इसको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। फ्रैक्शन हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, इतना तो स्क्वायर निकालना सीख लिए, क्यूब निकालना हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। और फ्रैक्शन तो हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेस पे अगर क्वेश्चन आता है बोडमास रूल तो हम लोग समझ गए। अब होता है सर्ट्स एंड इंसिडेंट्स के ऊपर कितने तरह के प्रश्न आते हैं, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो लगभग 5 से 4 वीडियो लगेंगे इसको बनाने में। तो इस पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी पे एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं 2/5 और 2/5। हालांकि क्वेश्चन में देख रहा हूँ बुक से और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 भागे 2/5 और 2/5। और सामान्यतः अगर हमने बोडमास रूल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले ध्यान जाएगा कि बोलेंगे अरे यहाँ पे भाग है, भाग देंगे पहले, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है
ऑफ है तो ऑफ को गुना मानते हैं, आगे ऑफ है तो गुना मानते हैं। तो देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा और 25, 5 में 5 से गुना, 2 से गुना और यहाँ पे भाग हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये तो भाग है लेकिन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे भागा 25, ये हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चले आते हैं। तो 4/25 गुणित 5/2 और इसमें क्या होगा, इसको भी चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2/5 25/4। इसमें 5 से 2 से इसमें 2 से इसमें 5 से, तो 2 ऊपर कितना होगा 5 और नीचे कितना होगा 5/2। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2/5 गुणित 2/5, तो इसका जो आंसर होगा 4/25 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले देखिए ऑफ है तो हमें इतना याद कर लेना है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस गुना भाग इन सब चिन्हों को मिलाकर के जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन से चिन्ह कब इस्तेमाल करने होते हैं और पहला किसको हल करना होता है। ऑफ पहले होगा, डिवाइड बाद में होगा। इसके बाद से और भी प्रश्न है, जब जैसे देखिए कि एक प्रश्न है तो मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न में जब भी हम हल करते हैं तो ऐसे प्रश्न में सामान्यतः हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना कैसे है, कि हमें करना कैसे। देखिए जब भी कभी भी डिवाइड, जब भी कभी भी ऐसे प्रश्न आए एक से ज़्यादा जब भी यहाँ पे या फिर एक ही संख्या है भाग है, एक से ज़्यादा एक ही चिन्ह आता है यहाँ पे, तो हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी जितने भाग में आते जाएंगे सबको बटे में नीचे लिखते जाएंगे। तो 55/5 इसको ऐसे लिखेंगे और उसके बाद जो भी हम काटते हैं, जो भी हम काटेंगे वो उसका रिजल्ट इतना आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55 से अगर काटते हैं तो 55 एकम 55, फिर यहाँ पे कट गया पूरा 0 लगाएंगे, फिर 101 बार में कट रहा है तो इसका आंसर होगा 101/5। इतना याद रखिए कि जब भी हम एक से ज़्यादा कोई चिन्ह आता है तो इसमें हम लोग वैसे ही लिखते हैं। जैसे एक और प्रश्न लिखेगा, प्रश्न में देख लेता हूँ, उस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। जैसे अभी मैं जिस मेथड से बताया उसी मेथड से हम लोग हल करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे एक प्रश्न ये हो गया। अब इसमें क्या है, बार बार भाग आ रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि 3 से 3 में भाग देंगे, फिर 3 से 3 में भाग देंगे, ऐसे क्या होगा समय ज़्यादा लग जाएगा और जो आंसर आ जाए इससे लगभग मेरे अनुमान से कितने लड़के ऐसे होते हैं जो इसका आंसर बिना देखे एक लिख देते हैं, लेकिन एक इसका आंसर बिना जांच किए पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे ही देखो कि एक से ज़्यादा भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले जो शुरू वाला संख्या है इसको ऊपर में लिख लो, बाकी जितने 5 हैं यहाँ पे इसको नीचे में लिख लो। 3 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ऊपर वाला चला गया, ये कट गया तो इसका आंसर होगा 3 का 9 29 27 और 27 दिया, इसका आंसर हो जाएगा 81। तो इसका जो आंसर हो रहा है 1/81 आंसर हो रहा है। और कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और उनको लगता है कि हमने सही बनाया है और आकर को नंबर चेक करते हैं और जब नंबर रिजल्ट जारी किया जाता है तो एक गलत हो जाता है। तो इसका मेथड यही है, अचानक से कभी भी नहीं है ये सीधा कभी भी प्रश्न है तो इसका आंसर एक कभी नहीं होगा, 2/2 ऐसा आंसर है तो कभी भी इसका आंसर एक नहीं होगा। जब भी आपको भाग में एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो जो शुरू वाला संख्या होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी जितना भी संख्या है उसको बटे में करके गुना में लिख देते हैं। आइए इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे ताकि मैं देखिए मेथड पता होना चाहिए, लॉजिक सबको पता होना चाहिए। बिना लॉजिक का मैथ में कम समय में क्वेश्चन हल करना ये संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्या होता है कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं और उसमें कैलकुलेटर
कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारे पास समय का कमी रहता है, जिस वजह से हम कई सारे प्रश्न छोड़ देते हैं और जो बनाते हैं ध्यान दे करके उसमें गलत बना देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें हम देखेंगे, जैसे कि दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 3 3 3 और 3। तो जैसे हमने पढ़ा है, मैंने बताया कि बोडमास रूल में सबसे देखिए सिंप्लीफिकेशन में यही सब चीज़ें हैं। जिसको बोडमास रूल समझ में आ गया, जिसको सर्ट्स एंड प्रेसिडेंस समझ में आ गया, वो कभी भी हल कर सकता है। यानी कि इसलिए भी समझ में नहीं आए फिर भी इस रूल को पता चल गया तो सब कोई आता है। देखिए यहाँ पे तो पहले नंबर पे आएगा तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 9, क्योंकि 3 से 3 में गुना करेंगे। अब हमको पता है ये भी भाग है, ये भी भाग है, ये भी भाग है, तो इसको क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, बाकी जो भी संख्या है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, वो उसको गुना में लिख देंगे। यहाँ पे 3 से 9 है, 3 से 3 का क्या, अब इसमें लिख लो, गुना कर लो, जितना आंसर आएगा उतना आंसर इसका जितना भी आता है, किसी का 27 और 27 का 81, 1/81 इसका भी आंसर आता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही रहता है कि हम लॉजिक समझें और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की क्लासेस लगभग 3-4 क्लासेस रहेंगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और वैसे क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए लगभग सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर का आता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर का आता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन पूछ दिया तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं पूछता है। लगभग 98% चांस रहता है कि अप्रॉक्सीमेशन पूछे, क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेशन पूछता है तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि वो बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में समानता देखा गया है। कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि अगर अप्रॉक्सीमेशन में कोई क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, उसका लगभग 4.95 उसका आंसर आ रहा है और ऑप्शन में दे दिया है 5 और 4, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि लगभग में है और पूछता है इसका लगभग मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पहचाने कैसे कि एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन पूछा है। प्रश्न पूछने से पहले वो बोल देता है कि लगभग मान ज्ञात कीजिए, और सिंप्लीफिकेशन पूछेगा तो आप लिख देगा सटीक मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समझ जाइए कि जहाँ सटीक का बात कर रहा है वो सिंप्लीफिकेशन है, और जहाँ लगभग अनुमानित मान, यहाँ पूछ सकता है कि अनुमानित मान ज्ञात कीजिए, लगभग मान ज्ञात कीजिए, तो क्या है अप्रॉक्सीमेशन है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें कब क्या करना है, कैसे क्या करना है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, मैं नियमित लेकर आते रहूँगा आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आते रहेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो। जय